देता हूँ। चलो ठीक है, अब हो रही है। तो ये देखो, ये मैंने अपनी बेसिक एक वेबसाइट है, उस पर मैंने ये बस हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखो, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज एलसीवीपी लर्न एंड अर्न विद एलसीवीपी डिजिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ये जो लिखा हुआ है, ये वेबसाइट पे ऐड हुआ हुआ है ना। तो वेबसाइट पे ये ऐड करने के लिए मैं यूज करूंगा HTML, ठीक है। तो HTML को यूज करके मैंने इस हेलो को अपनी वेबसाइट पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस हेलो को मैं स्टाइल करूँ। अब आप जब HTML से एक वेबसाइट बनाएंगे तो वो पता है किस तरह से दिखेगी। जैसे अगर इसी वेबसाइट की अगर हम CSS को हटा दें, इस वेबसाइट की अगर हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ HTML देखें, तो सिर्फ और सिर्फ HTML देखने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हेड के अंदर जाएंगे और ये जो CSS जो लिंक हुई हुई है उसको हम हटा देंगे। हमारे यहाँ पे CSS कहाँ पे लिंक हुई हुई है, ये रही हमारी CSS लिंक हुई हुई। इसको अगर हम हटा ही दें बिल्कुल, पता नहीं हटाने का हमें ऑप्शन नहीं दे रहा शायद, डिलीट एलिमेंट। ये देखो, ठीक है। अब मैंने CSS को हटा दिया अपने इसमें से। आधी CSS हट गई है, आधी CSS अभी भी नहीं हटी, क्योंकि CSS की एक फाइल नहीं होती, बहुत ज़्यादा फाइल्स होती हैं। तो एक फाइल तो मैंने हटा दिया, अभी थोड़ी बहुत और भी फाइल्स रह गई हैं। अभी आपने देखा होगा कि CSS हटाने के बाद इसके साथ क्या हो गया। अब एक CSS फाइल ये रही, इसको भी हटा देते हैं, डिलीट एलिमेंट, ठीक है। तो अब देखो, ये देखो, ठीक है। तो ये देखो, इसके साथ क्या हो गया, ये इतनी बड़ी इमेज है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, जब HTML को यूज करके आपने टेक्स्ट को ऐड किया तो वो देखो, वो इस तरह का दिखेगा। जैसे मेरे यहाँ पे दिख रहा है, ये हेलो जो दिख रहा है, ये आपका जो HTML टैग टैग है वो इस तरह से दिखेगा। लेकिन इसको जब आपने स्टाइल करना है, जैसे पहले वो कितना अच्छा सा दिख रहा था, अभी देखो कैसा सा दिख रहा है। तो HTML को यूज करके जब आप इसको ऐड करेंगे अपने टैग्स को, तो वो कुछ इस तरह से दिखेंगे, वो इतने कुछ खास दिखेंगे नहीं। तो HTML को हम यूज करके सिर्फ अपने पेज पर एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। बाकी उनको जो आगे स्टाइल करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं CSS, ठीक है। अब जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो ये वापसी वैसी हो जाएगी। देखो, अब देखो कितनी अच्छी दिख रही है ये वेबसाइट। ये इसी वजह से इतनी अच्छी दिख रही है, क्योंकि इसको हमने स्टाइल किया हुआ है। तो स्टाइल के लिए हम यूज करते हैं, हम इसको नीचे ले आते हैं और हम लिख देते हैं इट इज यूज टू स्टाइल द एलिमेंट्स एडिड बाय, एक सेकेंड, एलिमेंट्स, ठीक है, एडिड बाय द HTML ऑन द वेब पेज, ठीक है। तो अब हम CSS को यूज करके जो HTML ने वेब पेज पे एलिमेंट्स ऐड किए हैं, उन एलिमेंट्स को हम स्टाइल करते हैं। तो HTML का काम होता है वेब पेज पर एलिमेंट्स को ऐड करना, और CSS का काम होता है उन एलिमेंट्स को स्टाइल करना। अब देखो, मैंने यहाँ पे जो हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने हेलो लिखा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है ब्लू हो जाए, ठीक है, इसका कलर ब्लू हो जाए, और ये थोड़ा सा यहाँ सेंटर में आ जाए, और ठीक है, और ये, और क्या हो, इसका कलर ब्लू हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, और ये यहाँ सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूंगा, मैं CSS यूज़ करूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा H1, ठीक है, इसको मैं दे दूंगा कलर ब्लू, ठीक है। मैं बैकग्राउंड कलर में इसको दे दूंगा रेड, और इसके अलावा इसको मैं जो है पोजीशन दे दूंगा एब्सोल्यूट, टॉप दे दूंगा मैं 50%, लेफ्ट 50%, और फिर इसके बाद ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, -50%। अब देखो, जो मैंने बोला था वो यहाँ पे हो जाएगा। मैंने इसको सेव किया, मैंने यहाँ पे लिखा लिंक CSS, ठीक है, मेरी CSS भी लिंक हो गई। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि, मैं दोबारा से इधर जाता हूँ। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि CSS को यूज करके हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। पहले क्या था, ये ब्लैक कलर का सिंपल सा लिखा हुआ आ रहा था, इसको कुछ स्टाइल इस पे नहीं थे। फिर हमने इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, कलर ब्लू कर दिया, और इसको सेंटर में ले आए, तो ये कुछ इस तरह का होगा। तो अब ये जो हमने किया है, ये हमने किसको यूज करके किया है, ये हमने CSS को यूज करके किया है, ये हमने HTML को यूज नहीं किया। HTML को यूज करके हमने बस पेज पर एक हेडिंग डाल दी थी, ठीक है। उस हेडिंग को फिर आगे जो स्टाइल करना था, ये इसको स्टाइल करना CSS का काम है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब जाते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट का काम होता है उन एलिमेंट्स के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करना। अब मैं चाहता हूँ, अब देखो, HTML का काम था इसको ऐड करना, CSS का काम था इसको स्टाइल करना। अब मैं चाहता हूँ कि इसको, इसके ऊपर जब कोई बंदा क्लिक करे तो ऊपर ऊपर हेलो लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो वो जो ऊपर से हेलो लिखा हुआ आएगा, वो
किसका काम है, वो HTML का काम है? नहीं, क्योंकि HTML का काम तो ये ऐड करने, वो दिखाना HTML का काम थोड़ी है। क्या वो CSS का काम है? नहीं, CSS का काम तो ये इसको स्टाइल करना है। वो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा, वो CSS का काम थोड़ी है। तो इसके ऊपर क्लिक करने का बाद क्या होगा, वो फंक्शनैलिटी जो ऐड करते हैं वो होता है जावास्क्रिप्ट का काम। अब मैं यहाँ पे हेलो के ऊपर मैं लिख देता हूँ ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक पर मैं ये लिख देता हूँ। नहीं, ये नहीं लिखना था मुझे। ऑन क्लिक पे मैंने लिख दिया अलर्ट। ऑन क्लिक पे मैं लिख देता हूँ से हेलो। ठीक है, अब देखो ये मैंने ऑन क्लिक पर ये लिख दिया। अब मैं इसके बाद यहाँ पे इसके बाद बॉडी के बाद मैं लिख दूंगा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट.js। अब मैं स्क्रिप्ट.js नाम की एक न्यू फाइल बनाऊंगा। ये मैंने अभी तक सिखाया हुआ नहीं है, ये मैंने जो पुराने हैं उनको भी नहीं सिखाया हुआ। तो ये जो है यहाँ पे मैं से हेलो नाम का एक फंक्शन बना लूंगा। यही वो जावास्क्रिप्ट है जिससे मैं कह रहा था कि भागते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन भागना नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद मैं लिख दूंगा console.log, नहीं करूंगा मैं, अलर्ट कर दूंगा। ठीक है, अलर्ट हेलो कर दूंगा। तो यहाँ पे नहीं हो रहा से हेलो, मैंने इसको वो नहीं किया हुआ। ठीक है, तो अब ये देखो, अब जब कोई भी बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ऊपर ये देखो हेलो लिखा हुआ आ रहा है, ये देखो हेलो आ गया। ठीक है, दोबारा देखो हेलो पर जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो देखो ऊपर से हेलो आ गया। ये किसका काम था? ये काम था जावास्क्रिप्ट का। तो ये हमने जावास्क्रिप्ट को यूज करके ये चीज़ हमने ऐड की है। ठीक है, तो ये script.js नाम होता है। जावास्क्रिप्ट की फाइल के लिए JS यूज होता है, CSS की फाइल के लिए CSS यूज होता है, और HTML की फाइल के लिए HTML यूज होता है। तो ये देख लिया आपने। अब जावास्क्रिप्ट का काम होता है कि इट इज यूज टू ऐड, इसके बाद हम लिख लेते हैं फंक्शनैलिटी। ठीक है, टू, इट इज यूज टू ऐड फंक्शनैलिटी टू द एलिमेंट्स एडिड बाय द HTML ऑन द वेब पेज। ठीक है, वो ये यूज होती है उन एलिमेंट्स पे फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए जो HTML ने वेब पेज पर ऐड किए हैं। तो ये जो HTML, ये हमारा हेलो लिखा हुआ है, ये ऐड किसने की है? HTML ने। इसको स्टाइल किसने की है? CSS ने। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो लिखा हुआ आ रहा है, ये किसने की है? जावास्क्रिप्ट ने। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको? अब इसके बाद आगे हमारे पास तीन चार चीजें और होती हैं, जैसे रिएक्ट वगैरह भी हमारे पास होता है। वो अगर मेरे पास यहाँ पे फाइल पड़ी हुई हो, मेरे पास शायद फाइल पड़ी हुई थी, वो मेरे पास स्टोर हुआ हुआ पड़ा हुआ था। अब पता नहीं वो मेरे पास पड़ा हुआ है कि नहीं है। ये रहा। तो ये रहा हमारा। ठीक है, ये हमने सबसे पहली पहली जो क्लास ली थी उसमें हमने ये एक्सप्लेन किया था। अब ये देखो HTML मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, CSS मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, जावास्क्रिप्ट कर दिया। अब रिएक्ट क्या होता है? रिएक्ट HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को अगर आप मिलाओ ना, मतलब इनको अलग अलग आप नहीं लिखो, इनको बिल्कुल एक साथ ही अगर आप लिखना चाहो तो आप इसमें रिएक्ट यूज करेंगे। रिएक्ट को यूज करके आप ये काम थोड़ा जल्दी भी कर सकते हो, और इसको ना थोड़ा इजी भी कर देता है रिएक्ट। तो रिएक्ट बस इसीलिए यूज होता है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट करने के बाद हम रिएक्ट की तरफ जाएंगे। रिएक्ट बस ये इन तीन इन इनका जो काम है उनको आसान कर देता है। ठीक है, तो ये जब चार चीजें आप कर लोगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, ये जब चारों चीजें आप कर लोगे तो उसके बाद फ्रंट एंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फ्रंट एंड जो होता है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट करने के बाद। अब और इस फ्रंट एंड करने के बाद, ये मतलब ये चार चीजें करने के बाद आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हो। और ये फ्रंट एंड डेवलप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आप कहीं पे भी जॉब वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, ये चार चीजें करने के बाद, अच्छे से करने के बाद। मेरी आवाज़ कट रही है, ये पता नहीं क्या इशू चल रहा है, इंटरनेट का इशू है। ये सॉल्व हो जाएगा थोड़ी जल्द। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं बैकएंड की तरफ। तो बैकएंड में हमारा होता है नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और मोंगो डीबी। तो बैकएंड में जो नोड जेएस है ये हमारे जावास्क्रिप्ट ही होती है, लेकिन बस ये हमें रन टाइम क्या कहते हैं, सर्वर पे जावास्क्रिप्ट को चलाने में हेल्प करती है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारी सिर्फ वेबसाइट पे चलती है, ये हमारी क्लाइंट पे चलती है, सर्वर पे ये नहीं चलती। ठीक है, मतलब एक तरह से जावास्क्रिप्ट जो है ये सिर्फ फ्रंट एंड में चलती है, बैक एंड में ये नहीं चलती। तो बैक एंड में जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए हम यूज करते हैं नोड जेएस। ठीक है,
तो नोड जेएस हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में चलाने के लिए, ताकि हमें कोई नई लैंग्वेज ना सीखनी पड़े, ठीक है। बाकी अगर आपको बैकएंड में नोड जेएस नहीं सीखनी तो आप कोई तो अगर आपको नोड जेएस नहीं सीखनी तो आप कोई दूसरी लैंग्वेज पाइथन में भी आप बैकएंड कर सकते हैं, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट पहले से सीखी भी होगी फ्रंट एंड के लिए, तो बैकएंड में न्यू लैंग्वेज कोई सीखने के बजाय आप बस नोड जेएस ही कर लें। वो जावास्क्रिप्ट ही होती है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सप्रेस जेएस। अच्छा, एक्सप्रेस जेएस को यूज करके हम एपीआई बनाते हैं, जिसको यूज करके हम CRUD एप्लीकेशंस बनाते हैं। CRUD को मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ। तो एक्सप्रेस जेएस को यूज करके हम फ्रंट एंड को बैक एंड से वो करते हैं, कम्युनिकेट करवाते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड जब बैक एंड पे रिक्वेस्ट मारता है, तो वो रिक्वेस्ट जो हैंडल करता है वो एक्सप्रेस जेएस हैंडल करता है, ठीक है। और मोंगो डीबी जो है ये डेटाबेस है। डेटाबेस में हमारा सारा का सारा डेटा स्टोर्ड होता है। तो मोंगो डीबी में हम अपना सारा का सारा डेटा स्टोर करते हैं, मैं जैसे यहाँ पे पहले बता चुका था। नहीं, ये नहीं है। तो मोंगोडीबी में हमारा सारा का सारा डेटा, जैसे आपने कोई अपनी यहाँ पे एलसीबीपी पे जब आपने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, तो ये जो आपका जो बैलेंस कितना है और आपके बॉक्सेस कितने रह गए और आपका क्या कहते हैं रेफर कितने हैं, ये सब कहाँ पे स्टोर होता है? कहीं ना कहीं तो ये जाके स्टोर होता होगा ना। तो ये कहाँ पे स्टोर होता है? ये मोंगोडीबी डेटाबेस में स्टोर होता है। तो डेटाबेस में चीजें स्टोर होती हैं। तो जब फ्रंट एंड को डेटाबेस की कोई चीज चाहिए होती है, जैसे फ्रंट एंड को आपका बैलेंस दिखाना है, ठीक है। तो बैलेंस आपका किस में आता है? HTML में आता है, क्योंकि वो एक H1 टैग में या फिर P टैग में, जिस भी टैग में आपका बैलेंस दिखता है, वो उस टैग में, उस HTML के टैग में जावास्क्रिप्ट बैकएंड से कनेक्ट करके मोंगोडीबी से डेटा लेके आता है। अब देखो, आपका जो बैलेंस है वो पड़ा हुआ है मोंगोडीबी में डेटाबेस में, ठीक है। और आपको दिखाना है वो बैलेंस HTML में, ठीक है। तो समझ जाओ ना, वो जो आपका बैलेंस जो दिखता है, चलो बैलेंस की एग्जांपल छोड़ो, इसकी एग्जांपल लेते हैं। ये जो ये है, ये हमारा कौन सा टैग है? ये जैसे ये एक गिग है फाइवर की, तो टाइम खत्म होने वाला है। तो ये हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, ये हमारा, ये कहीं ना कहीं तो स्टोर हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार गिग बनाई और वो आप छोड़ के जब गए तो वो गायब हो गई, तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रही है ना। तो ये जो स्टोर हो रहा है ये हुआ है मोंगो डीबी में, ठीक है। ये टैग कौन सा होगा? ये टैग ज्यादातर चांसेस है कि ये H1 टैग होगा, ठीक है। तो ये आपका H1 टैग जो है ये किस में है? ये है HTML में, ठीक है। और ये असल में ये जो टेक्स्ट है, क्राफ्ट योर ड्रीम वेबसाइट, ये स्टोर कहाँ पे हुआ है? ये रखा हुआ कहाँ पे? ये रखा हुआ है मोंगो डीबी पे। तो आपका ये जो टेक्स्ट है ये रखा हुआ है मोंगो डीबी पे, और आपको मोंगो डीबी से इसको लाना है HTML में। तो क्या होता है, जावास्क्रिप्ट जो है ये फ्रंट एंड से बैक एंड में एक्सप्रेस पे रिक्वेस्ट मारता है, ठीक है। तो मैं अपना पेन टूल यूज करता हूँ। जावास्क्रिप्ट बैकएंड में एक्सप्रेस पे रिक्वेस्ट मारते हैं कि यार मुझे इस इस गीक की मुझे इन्फॉर्मेशन दो। तो एक्सप्रेस जो है वो जाता है मोंगोडीबी के पास, ठीक है। और इस गीक की इंफॉर्मेशन उठा के, ये इस गीक की इंफॉर्मेशन उठा के वापसी जाके जावास्क्रिप्ट को दे देता है। तो जब इस गीक की इंफॉर्मेशन जावास्क्रिप्ट के पास आ जाती है, तो फिर जावास्क्रिप्ट उस इंफॉर्मेशन को लेके HTML में उस इंफॉर्मेशन को ऐड कर देता है, और आपकी वेबसाइट ये दिखने लग जाती है, ठीक है। तो अब मैंने बताया था कि क्यों लोग जावास्क्रिप्ट से भागते हैं, ठीक है। तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये अगर आप सीखने वाले हो तो आसानी से सीख लेते हैं। तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी लॉगिन फॉर्म की हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब आपने जब अपना अकाउंट बनाया, तो आपका ईमेल और पासवर्ड, मतलब आपका ईमेल जो था और आपका जो पासवर्ड था, वो सब तो स्टोर हुआ हुआ है डेटाबेस में। तो क्या कहते हैं, वेबसाइट को, यार किसका किसका माइक है? ये अपना माइक देखते रहो यार, फिर किक करना पड़ेगा फिर आपको। तो जब आपका जो अकाउंट आपने जिस वक्त बनाया था, आपने पासवर्ड उस वक्त डाला था। तो आपने लेट से एक महीना पहले आपने अकाउंट बनाया और आप आ जा रहे हो अपने अकाउंट में लॉगिन करने के लिए, और आप पासवर्ड डालते हो, तो डेटाबेस को क्या इसको, वेबसाइट को क्या पता है कि आपने एक महीना पहले क्या अपना पासवर्ड रखा था? तो वो असल में जाके डेटाबेस में जाके वो स्टोर हो जाता है, मतलब डेटाबेस में जाके वो बिल्कुल पड़ा रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो अब जब आप आए अपने फ्रंट एंड पे, तो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपका एक लॉगिन फॉर्म है। जैसे ये लॉगिन फॉर्म है, मैं आपको लॉगिन फॉर्म दिखाता हूँ। तो मैं लॉगिन पे जब जाता हूँ, तो मेरा ये जो, ये क्या है हमारा, ये HTML है ये, ठीक है। ये पूरी जितना भी वेलकम बैक लिखा हुआ है, ये जो इनपुट टैग है, ये हमारा HTML है। और इसको स्टाइल जो किया हुआ है, इसका कलर पर्पल है, ये थोड़ा इधर है, बटन का कलर पर्पल है। ये स्टाइल किया हुआ है CSS ने, और ये इसको हैंडल कर रहा है जावास्क्रिप्ट। अब मैंने यहाँ पे अपना ईमेल डाला और पासवर्ड डाला, ठीक है। तो अब जब मैं लॉगिन पे दबाऊंगा, तो वेबसाइट को कैसे पता चलेगा कि मैंने जो ईमेल और पासवर्ड डाले वो मैंने सही डाले या गलत डाले? तो हम जब HTML के एलिमेंट के अंदर, ये HTML का एलिमेंट है, ठीक है, ये जो है, ठीक है। जब हम HTML के एलिमेंट के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, जैसे ईमेल और पासवर्ड,
तो जावास्क्रिप्ट क्या करते हैं, जब हम इस बटन को दबाएंगे, तो मैंने क्या बोला था, बटन को जब दबाएंगे तो वो काम किसका होता है, जावास्क्रिप्ट का। तो जब हम इस बटन को दबाएंगे तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, HTML के जो टैग के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे ये ईमेल और पासवर्ड, इसको उठाएगा और फिर इसको लेके कहाँ पे चला जाएगा, बैकएंड पे एक्सप्रेस जेएस के पास चला जाएगा। और एक्सप्रेस जेएस को बताएगा कि यार ये यूजर ने ये ईमेल डाले, ये पासवर्ड डाले, आप मुझे बताओ कि क्या इसने सही डाले। फिर एक्सप्रेस जेएस जाएगा मोंगोडीबी के पास, ये जाके देखेगा कि यार ये ईमेल है, ये पासवर्ड है, आप अपनी डेटाबेस में देखो वो पड़ा हुआ है क्या। अगर वो ईमेल और पासवर्ड पड़ा हुआ है और वो सही है, तो मोंगोडीबी एक्सप्रेस जेएस को बोलेगा कि हाँ यार पासवर्ड तो सही है, बिल्कुल सही ईमेल आईडी पासवर्ड डालें। तो फिर एक्सप्रेस जेएस जाएगा वापसी जावास्क्रिप्ट के पास, वो इसको बताएगा कि हाँ यार जो ईमेल आईडी पासवर्ड है वो सही है। ठीक है, तो एक्सप्रेस जेएस जावास्क्रिप्ट को बोलेगा कि हाँ यार सही डाला है उसने। तो फिर जावास्क्रिप्ट वापसी एचटीएमएल के पास जाएगा और एचटीएमएल को चेंज कर देगा। एचटीएमएल का ये जो लॉगिन फॉर्म है, इसको चेंज करके यहाँ पे ले आएगा जावास्क्रिप्ट इसको, क्योंकि जब आप यहाँ पे नहीं, जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो ये प्रोफाइल पे लेके आ गया मुझे। ठीक है, तो मतलब HTML चेंज हो गई पूरी, HTML पहले जो थी और अभी जो HTML है पूरी HTML ही चेंज है। तो HTML को चेंज करने का काम भी जावास्क्रिप्ट का ही होता है। तो अगर तो ये गलत है, ठीक है, अगर तो ये गलत है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, HTML को बताएगा कि यार ये गलत है। तो HTML एक अलर्ट दे देगा। अलर्ट क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ से दोबारा से लॉग आउट करता हूँ और अपने पासवर्ड में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं लॉगिन दबाऊंगा तो जब जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेस जेएस के पास जाएगा, फिर एक्सप्रेस मोंगोडीबी के पास जाएगा, फिर मोंगोडीबी बोलेगा नहीं यार पासवर्ड जो इसने डाला है वो गलत डाला है। तो फिर वो जब एक्सप्रेस जेएस फिर वापसी जावास्क्रिप्ट के पास आएगा, बोलेगा इसने गलत पासवर्ड डाला है। फिर जावास्क्रिप्ट HTML के पास आएगा और HTML उसको अलर्ट दिखा देगा। ये देखो ये आ गया, ठीक है। तो ये भी HTML का ही टैग है ना, ये जो हमारे पास इनवैलिड ईमेल पासवर्ड, ये शायद P टैग होगा। तो ये जो टैग है ये HTML क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने HTML को बोले है कि पासवर्ड गलत है, तो इस वजह से HTML ये दिखा रहे हैं। और अगर पासवर्ड सही होगा तो HTML पूरा चेंज हो गया, उसको उसकी प्रोफाइल पेज दिखाने लग जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया कि फंक्शनैलिटी असल में चलती किस तरह से। तो अभी तक जो पुराने भी हैं उनको भी थोड़ा खुल गया होगा दिमाग के, अच्छा अच्छा हाँ जो अभी हम जितना सीख चुके हैं उससे आगे भी बहुत कुछ है। जो पुराने वाले थे वो अभी सिर्फ उनका ये हो चुका था, और ये तकरीबन आधा हो गया था, इतना हो गया था ये इनका, बाकी का इतना रहता था। ठीक है ना। तो अभी तो आगे बहुत ज्यादा आपका जाना बाकी है, आपका ये पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है। और जब आप ये सब कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा अगर आपको ये सब नहीं आता, ठीक है, ये सब समझ लो ये आपको समझ नहीं आया, आपने बोला ये मेरे बस का नहीं है, ठीक है। तो आपने बोला ये मेरे मतलब का नहीं है, मुझे ये समझ आ रहा है यार, ये इसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ इन 3 चीजों को आपने कर लेना है और आप एक बैकएंड डेवलपर बन जाओगे, क्योंकि बैकएंड में ये 3 चीजें बैकएंड में आती हैं। तो ठीक है, तो ये 3 चीजें बैकएंड में आती हैं, आप ऊपर वाला कुछ भी नहीं करो, आप सिर्फ नीचे की ये 3 चीजें कर लो और आप एक बैकएंड डेवलपर बन सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने ऊपर वाली भी तीन, ऊपर सिर्फ ऊपर वाली 4 की तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे, सिर्फ नीचे वाली 3 की तो आप सिर्फ बैकएंड डेवलपर बन जाओगे। लेकिन अगर आपने ये 6 नहीं 7 चीजें की, सारी की सारी, तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट जेएस है, नेक्स्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है। अब आप यहाँ तक आप क्या करते रहेंगे, यहाँ तक आप फ्रंट एंड अलग बनाएंगे, बैक एंड अलग बनाएंगे। मतलब फ्रंट एंड बिल्कुल टोटली अलग अलग फोल्डर होगा और बैक एंड अलग फोल्डर होगा। तो ये फ्रंट एंड और बैक एंड अलग बनेगा। लेकिन नेक्स्ट जेएस क्या करते हैं, नेक्स्ट जेएस को यूज करके हम फ्रंट एंड और बैक एंड को एक साथ साइमल्टेनियसली बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जेएस हमारे इस काम आता है कि हम बैक एंड और फ्रंट एंड को एक साथ भी बना सकते हैं, और ये थोड़ा हमें एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह भी दे देता है। और ये हमें काफी ज्यादा SEO में भी हेल्प कर देता है, और ये काफी इजी भी कर देता है चीजों को, ठीक है। यहाँ पर जब आप इनको अलग अलग बनाएंगे तो आपको थोड़े बहुत इश्यूज आ जाएंगे। हाँ ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्वेश्चन जो पूछा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप अलग अलग बना रहे होंगे, लेकिन नेक्स्ट जेएस को यूज करके आप इन सब चीजों को एक साथ साइमल्टेनियसली चला पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जेएस इसलिए काम आता है, अगर आप नेक्स्ट जेएस नहीं भी करें तब भी आप एक फुल स्टैक डेवलपर होंगे। लेकिन नेक्स्ट जेएस बस ऐसे ही जरूरी होता है, और इसको ना इजी भी बहुत होता है। तो ये यूं करेंगे तो आप बिल्कुल हार्ड बना रहे होंगे, मतलब हर वो चीज जो आप नेक्स्ट जेएस में कर सकते हैं वो आप इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें करने में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा मुश्किल होगा, नेक्स्ट जेएस उसको आसान बना देता है। ठीक है, तो उसके बाद आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। और एक ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं मर्न स्टैक, ठीक है, MERN। एम फॉर, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, M फॉर मोंगोडीबी, ठीक है, और E फॉर एक्सप्रेस जेएस, R फॉर, एक सेकेंड, R फॉर, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, R फॉर रिएक्ट, ठीक है, और N फॉर नोड जेएस। तो ये हमारा मर्न स्टैक होता है, MERN।
ठीक है। तो मतलब ये तीन चीज़ों जो ये तो यूजफुल है ना, मतलब वेब डेवलपमेंट में आप आगे किसी भी फील्ड में चले जाओ, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में भी काफ़ी टाइप्स होती हैं। तो वेब डेवलपमेंट की जितनी भी टाइप्स हैं सब में HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो ज़रूरी है। ठीक है, ये तीनों तो आपको करनी ही करनी है। उसके बाद की जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, रिएक्ट की जगह आप एंगुलर कर सकते हैं, आप व्यू कर सकते हैं। ठीक है। और बैकएंड में आप नोड जेएस के बजाय आप पाइथन कर सकते हैं, मोंगोडीबी के बजाय आप माई एसक्यूएल कर सकते हैं। तो ऑप्शंस तो आपके पास हैं, लेकिन ये वाली जो फील्ड है इसको हम कहते हैं मर्ज स्टैक। और अभी जो वेब डेवलपमेंट में जो सबसे टॉप पे जा रही है वो यही जा रही है। आप अपनी रिसर्च अगर कर लें तो मतलब सॉफ्टवेयर में जो सबसे टॉप पे जो लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट की जो फील्ड है वेब डेवलपमेंट, उसमें जो सिर्फ टॉप पे जो फील्ड जा रही है वो है मर्ज स्टैक। तो मतलब सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री की टॉप फील्ड के टॉप स्टैक आपको पढ़ाया जा रहा है टॉप लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये अगर आपने कर लिया तो बस क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा आपका ना फायदा हो जाएगा इसको ठीक है, करने से। समझिए। ठीक है। तो अब ये मेरा एरो खराब हो गया यहाँ से। माइक ना खोलें यार, अपना माइक नहीं खोलें। तो ये इतना हमने कर लिया। ठीक है। तो अभी आज हम कोई लैंग्वेज स्टार्ट नहीं कर रहे क्योंकि सर ने बोला कि कल और भी बच्चे आएंगे, तो हमारा 1 मिनट रह गया है, क्लास किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। तो कल से हम अपनी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अभी सबको अल्लाह हाफिज, कल से फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे, असल प्रोग्रामिंग कल से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।